नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसके स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ध्यान समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने हमारा पर्यावरण भूगोल का लेक्चर पढ़ा है प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और ये जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नोटिस कीजिएगा, अगर आप खंड विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। दोस्तों हमें पता है कि जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो 3 खंडों में पढ़ते हैं। एक तो हमारा होता है प्राचीन इतिहास, एक फिर होता है हमारा मध्यकालीन, और लास्ट होता है आधुनिक। तो अभी तो मैं आधुनिक शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए प्राचीन इतिहास क्यों, क्योंकि प्राचीन इसलिए क्योंकि हमारी जो भारतीय प्राचीन संस्कृतियाँ हैं ना, उसकी एक अलग पहचान थी। हमें पता है सबसे प्राचीन सभ्यता, जो सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी जो सनातन धर्म, वही माना जाता है, जिसको हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आधुनिक वर्ड इसलिए आया क्योंकि उस समय यूरोप में क्या हुआ कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे जो व्यापार होते थे, व्यापार में जो रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए थे, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, उनमें ढील देना, है ना। तो इसी वजह से उदारीकरण एवं आधुनिकीकरण हुआ। आधुनिकीकरण में जैसे नए नए चीज़ों का विकास हुआ, तोप हुआ, गोलों का विकास हुआ, तो ये सब यूरोप में हुआ, जिसकी वजह से इसको आधुनिक कहा गया। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों मध्यकालीन में क्या हुआ कि जब हम भारत की बात करते हैं मध्यकालीन में, तो मध्यकालीन जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है कि उस समय मध्य एशियाई देशों का आक्रमण हुआ। तो मध्य एशियाई देशों का आक्रमण का मतलब जैसे आपके कुषाण हो गए, पहलो हो गए, शको हो गए, इन सब का जो आक्रमण हुआ, इन्हीं को हम यूनानी और मध्य एशियाई, मतलब ये सब इनका आक्रमण होता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया, मध्यकालीन इतिहास कहा गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन उठता है सर कि सबसे पहले भारत में जो मतलब सबसे पहले यूरोपीय आते हैं तो कौन आता है, यूरोपीय में सबसे पहले कौन आता है? तो हमें पता है पुर्तगाली आते हैं। तो क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या था? चलिए देखिए होता क्या है, देखिए जैसा कि हमें पता है कि जब यूरोपीय आते हैं, ठीक है, होता क्या है कि यूरोपीय जब आते हैं तो दोस्तों यूरोपियों के आने, यानी यूरोपीय देशों के आने से पहले क्या हुआ, उस समय भारत में यूनानी और मध्य एशियाई देशों का आक्रमण हुआ। यूनानी और मध्य एशियाई देशों का आक्रमण हुआ। अब यूनानी और मध्य एशियाई देशों का मतलब जैसे मध्य एशियाई देशों में जैसे आपका शक हो गए, पहलो हो गए, कुषाण हो गए, तो ये सब का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये सब जो उसके बाद यूरोपियों का आगमन होता है, तो यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली। देखिए यूरोपियों का आने का क्रम क्या है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले भले आते हैं, लेकिन सबसे बाद में जाते हैं। नोटिस कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। कौन? पुर्तगाली। तो यहाँ पे क्या समझना है सर कि यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि भाई भारत में यूरोपीय आना क्यों चाहते हैं? ठीक है, क्यों आना चाहते हैं यूरोपीय? तो क्वेश्चन होता है कि भाई मसालों के लिए। बिल्कुल सही कहा सर, मसालों के लिए। लेकिन भाई मसाला तो अफ्रीका में ही पाया जाता था, है ना। मसाला इसके अलावा इंडोनेशिया में पाया जाता था। तो देखिए क्या होता था, सबसे पहले हमने आपको बताया कि भारत पे जो अटैक होता है, यूनानी और मध्य एशियाई देशों का आक्रमण होता है। अब क्या होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही, भारत में क्या होता है सर, भारत में प्राचीन काल से ही यूनान से इसका व्यापारिक संबंध स्थापित है। किसका? भारत का प्राचीन काल से यूनान से व्यापारिक संबंध स्थापित थे। अब दोस्तों जब प्राचीन काल से यूनान से संबंध स्थापित थे, तो देखिए ये व्यापारिक संबंध स्थापित थे, तो होता क्या था, ये भारत से जो है क्या करते थे, मसालों का मतलब आदान प्रदान, मतलब मसालों का क्या करते थे, व्यापार करते थे। और मसालों के व्यापार करते तो दोस्तों मसालों में इनको सबसे ज़्यादा काली मिर्च पसंद है, यानी काली मिर्च को यूनान में यवन प्रिय कहा जाता था। क्या कहता था? प्राचीन काल से, इसीलिए दोस्तों प्राचीन काल में काली मिर्च को यूनान में क्या कहा था, यवन प्रिय कहा जाता था। अब देखिए मसाला का फ़ायदा क्या होता था, समझिएगा। क्यों आते थे ये यूरोपीय, आते क्यों थे? क्योंकि होता क्या था सर कि यूरोप की जलवायु क्या है, ठंडी है ना। यूरोप की जलवायु है ठंडी। अब देखिए जहाँ का क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उतने अच्छे से खेती, मतलब उतने ज़्यादा खेती नहीं हो पाती। तो अब भाई उनको खाने के लिए तो चाहिए ना कुछ, तो इसके लिए वो मांस पर निर्भर होते थे। किस पे? मांस पर। और जब वो मांस पर निर्भर होते थे, तो हमें पता है कि मांस को बचाने के लिए या उसको लजीज बनाने, स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों का प्रयोग होता है। और दोस्तों इसी मसालों के लिए वो क्या करते थे, वो भारत आना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि इनको पता चल गया था कि भाई मसालों से, एक चीज़ और था कि जब ये मसालों का व्यापार करते थे ना, तो इनसे मुनाफा उनको बड़ा होता था। क्योंकि जब ये क्या करते, जब इससे व्यापार यूनानी का होता था, यूनान लोग जब भारत से व्यापार करते थे मसालों का, तो उनसे
मुनाफा जो होता था ना, तो जब इसके बारे में यूरोपियों को पता चला तो सबसे पहले पुर्तगाली क्या करते हैं, वो भी भारत से व्यापार करने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। ठीक है, अब देखिए आते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको इमेज के माध्यम समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको ये महाद्वीप आपको दिख रहा होगा। देखिए क्या होता है, जब भारत में मध्य एशियाई देशों का आक्रमण हुआ है ना, जब मध्य एशियाई देशों का आक्रमण होता है तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत आने वाले जो स्थल मार्ग होते थे, जो भारत आने का जो स्थल मार्ग होता था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसको इन्होंने बाधित कर दिया था। तो कौन सा एरिया बाधित कर दिया, तो देखिए वो एरिया था सर ये। ठीक है, वो एरिया ये था। इन एरियाओं को उन्होंने क्या कर दिया, बाधित कर, क्योंकि मान लीजिए कोई यूरोपीय अगर आना चाहता था तो इस तरह से वो आ सकता था स्थल मार्ग से। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब मतलब आक्रमण हुआ मध्य एशिया देशों का, तो उन्होंने इस स्थल मार्ग को क्या कर दिया, बाधित कर दिया। अब भाई जब इस स्थल मार्ग को बाधित कर दिया तो अब यूरोपियों को आना होगा तो कैसे आएंगे, उनके पास एकमात्र रास्ता बचा था। और एकमात्र रास्ता कौन सा बचा था सर, एकमात्र रास्ता उनके पास बचा था समुद्री मार्ग। कौन सा, समुद्री मार्ग। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली। तो देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए इनमें से दोस्तों ये आधा पुर्तगाल है और ये मतलब दाएं साइड वाला स्पेन है। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, वो भारत आना चाहते थे, है ना। पुर्तगाली क्या करते हैं, वो भारत आना चाहते थे। और सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया, देखो सबसे पहले पुर्तगाली की अगर बात करें तो उसमें एक नाम था, एक व्यक्ति था और उसका नाम था कोलंबस। कौन था सर, कोलंबस। ठीक है, कोलंबस क्या हुआ, कोलंबस भारत आना चाहा। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये समुद्री मार्ग से भारत आना चाहता था तो यहाँ पे किस तरह से आता है, वो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। और अफ्रीका में एक बहुत ही द्वीप है, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, जिसको हम क्या कहते हैं, आशा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, आशा द्वीप या उत्तम आशा द्वीप। दोस्तों ये बहुत ही जरूरी दिन था क्योंकि यहीं से वो भारत आ सकते थे, तो इस तरह से वो भारत आ सकते थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ये आना स्टार्ट किए क्योंकि समुद्री मार्ग। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जब वो आते हैं, ठीक है, अब चूंकि समुद्री मार्ग से इन्हें आना होता है तो समुद्री मार्ग से आने के लिए अब एक चीज़ की और जरूरत थी। क्या चीज़ की जरूरत थी, वो थी दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा यंत्र की जरूरत थी जो इनको रास्ता बताए या दिशा का ज्ञान कराए। तो उसके लिए इनको मैग्नेटिक कंपास की जरूरत पड़ी। और मैग्नेटिक कंपास जो था वो उसकी खोज कौन से किसने किया था, हेनरिक ने। तो इसलिए इन्होंने मैग्नेटिक कंपास का भी यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन यहाँ पे आया, सबसे पहले यहाँ पे कोलंबस आया। कौन आया, कोलंबस। देखिए कोलंबस था तो इटली का, कोलंबस था इटली का, लेकिन उसने अपनी यात्रा स्पेन से प्रारंभ की। यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, स्पेन से प्रारंभ की। और जब ये केप ऑफ गुड होप पहुँचता है सर, यहाँ पे जब ये केप ऑफ गुड होप पहुँचता है तो ये क्या होता है, केप ऑफ गुड पहुँचा तो इसने भारत की बजाय अमेरिका की खोज कर दी। क्या कर दी, भारत की बजाय इसने अमेरिका की खोज कर दी। और अमेरिका कहाँ है, आपको अमेरिका यहाँ पे, ये देखिए साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, तो अमेरिका यहाँ पे। ठीक है, तो इसने किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। तो कब अमेरिका की खोज कब की, 1492 में। 1492 में इसने क्या, किसकी खोज की, अमेरिका की। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना था, महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो इसको मैं यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप की चीज़ें आपको क्लियर होगी कि भारत का खोज सबसे पहले, मतलब भारत की खोज करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, कोलंबस ने किया। कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था 1492 में, लेकिन दोस्तों उसने गलती से किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1497 में एक पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। वो पुर्तगाली नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था 1497 में अपनी यात्रा शुरू करता है और 1498 में यह केप ऑफ गुड होप से होते हुए, तो केप ऑफ गुड होप यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप से होते हुए इसने क्या किया, कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंचता है। तो कालीकट बंदरगाह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे पहुंचता है। ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, देख रहे हैं ना, भारत है। तो यहाँ पे ये पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। और जब यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे क्या देखता है कि यहाँ का जो राजा था, राजा जैमोरिन, कौन राजा था, राजा जैमोरिन जो कि ब्राह्मण शासक था, इसने इसका बहुत स्वागत किया। इसने इसका क्या किया, बहुत ज़्यादा स्वागत किया, मतलब बहुत अच्छे स्वागत किया। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये कहाँ पे आया, कालीकट में आया। कब आया, 1498 में पहुँचा। तो कौन इसका स्वागत किया, राजा जैमोरिन ने स्वागत किया। और राजा जैमोरिन किस मतलब जात का मतलब शासक था, तो ब्राह्मण। कौन था, ब्राह्मण। ठीक है,
दोस्तों अब एक क्वेश्चन उठता है कि जो केप ऑफ गुड होप है, ये केप ऑफ गुड होप है यानी उत्तमाशा द्वीप या फिर आशा द्वीप, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियास। कौन था? बार्थोलोम्यू डियास। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? बार्थोलोम्यू डियास ने। किसने? बार्थोलोम्यू डियास। और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास की खोज किसने की? हेनरिक ने। किसने की? हेनरिक ने। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आधुनिक भारत में आने वाला सबसे पहला जो पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1458 भारत पहुंचा। ठीक है, ठीक है। और देखो वास्को डी गामा की अगर बात करें तो ये दोस्तों भारत में 3 बार आया। भारत में कब आया? 3 बार। यहाँ पे मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या बताया कि वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आता है सर? 3 बार आता है। ठीक है, कब 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 आता है? तो पहला था 1458 में, जो मैंने आपको बताया। दूसरा दोस्तों 1502 में आता है। दूसरी बार कब आता है? 1502 में। जब ये 1502 में आता है तो इस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश शासक था। कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश का शासन चल रहा था। तो यहाँ पे जब वास्को डी गामा पहुँचता है तो देखता है कि दक्षिण भारत में, देखिए उत्तर भारत में हमें पता है कि मुगल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा मतलब पूरा शासन था। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी जो राजशाही थे, जो शासक थे, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब रियासत में बटे हुए थे। तो अब इसको जब ये देखता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, जब यहाँ से वापस जाता है अपने यहाँ, तो वहाँ जाकर अपने सम्राट को बताता है कि भाई भारत पर आराम से आप शासन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो शासक हैं वो छोटे छोटे मतलब उनमें आपस में बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने समझाया। फिर क्या हुआ कि वास्को डी गामा तिबारा 1524 में जो है ये फिर से क्या करता है, पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आता है। क्या बन के आता है? वास्को डी गामा आखिरी बार पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आता है। और इसके बाद दोस्तों यहीं पे वास्को डी गामा की मृत्यु अंत में कोचीन में ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? वास्को डी गामा की। ठीक है, अंत में ये जो क्या होता है, इसकी मृत्यु कोचीन में ही हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा 3 बार आया। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए वास्को डी गामा जब कब आता है, जब भारत आता है तो यहाँ राजा जयमौर्य ने उसका स्वागत किया। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों कि 1502 के बाद क्या देखने को मिलता है हमें? 1502 के बाद यहाँ पे भारत में पहला वायसराय दी अल्मोड़ा आया। कौन आया? पहला वायसराय दी अल्मोड़ा आता है। कौन आता है सर? दी अल्मोड़ा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने आपको बताया कि 1524 में जो आपका वास्को डी गामा आता है वो क्या बन के आता है? वो गवर्नर जनरल बन के आता है। अब एक चीज़ समझिए सर, वायसराय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्या है? वायसराय और गवर्नर जनरल में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो वायसराय का मतलब ये होता है सर कि वायसराय जो होता है वो अपने क्राउन का प्रतिनिधित्व करता है। क्राउन का मतलब अपने सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मान लीजिए जब ये वास्को डी गामा आता है 1524 में गवर्नर जनरल बनकर, या फिर चूँकि गवर्नर जनरल मान लीजिए अगर ये जो 1502 के बाद भारत में जो वायसराय द अल्मोड़ा आया, ये जिस देश से आता है वहाँ का जो सम्राट होता है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। जबकि गवर्नर जनरल जो होता है वो किसी कंपनी के अधीन क्या करता है? उसका प्रतिनिधि करता है, यानी वो कंपनी का प्रतिनिधि करता था। कौन था? जो ये आपका दी अल्मोड़ा था। चूँकि ये दी अल्मोड़ा नहीं बल्कि आपका जो वास्को डी गामा था वो गवर्नर जनरल था, तो वो उसने किसका प्रतिनिधित्व किया था? कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। जबकि दी अल्मोड़ा वायसराय था तो इसने अपने देश के जो क्राउन यानी जो शासक था, वहाँ का जो सम्राट था, उसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों दी अल्मोड़ा संबंधी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दी अल्मोड़ा ने नीले पानी की नीति चलाई। नीले पानी की नीति, अब सर नीले पानी की नीति क्या होती है? इसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं। देखिए इसके मतलब ये हुआ कि पुर्तगाली जो नाविक थे, पुर्तगाली नाविकों है ना, इसने क्या किया? इसने पुर्तगाली नाविकों को हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो इसको मैं इमेज के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए तो मैंने क्या बताया कि ब्लू वाटर मतलब जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी यानी नीले पानी की नीति, उसके अंतर्गत ये था कि जो पुर्तगाली नाविक थे ना, उनको यहाँ पे हिंद महासागर में और अरब महासागर और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे उनको गश्त लगाने के लिए छोड़ दिया जाता था। गश्त लगाने के लिए क्यों? जिससे कि दूसरे देश के लोग ना आ पाएँ, जिससे कि क्या हो? दूसरे देश के लोग ना आ पाएँ। ठीक है, ये पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में जो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर्क था।
भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। भले ही वास्को डी गामा आया था, लेकिन उसने पुर्तगाली सत्ता का मतलब उसने स्थापित नहीं किया, क्योंकि जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर्क था। अब देखिए एक चीज और ये पॉइंट है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? अल्बुकर्क था। सर ये कैसे हो सकता है? अभी तो आपने बताया कि वास्को डी गामा 1524 में गवर्नर जनरल बन के आया। जी बिल्कुल, देखिए वास्को डी गामा भी गवर्नर जनरल बन के आया था, वो भी कब आया था? 1524 में। लेकिन इससे पहले अल्बुकर्क आ चुका था। कब? अल्बुकर्क आ चुका था गवर्नर जनरल बन के। तो इसीलिए जो है भारत में आने वाला जो पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल नाम दिया गया वो अल्बुकर्क को दिया गया। ठीक है, अब देखिए जब पुर्तगाली आते हैं तो भाई पुर्तगाली आते हैं तो इन्होंने क्या किया? अपनी पहली राजधानी इन्होंने किसको बनाई? कोचीन को। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली राजधानी किसे बनाई? कोचीन को। किसे बनाई? कोचीन को। देखिए जब यहाँ पे अपनी राजधानी को स्थापित कर लेते हैं, जब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये अपनी राजधानी को स्थापित कर लेते हैं, तो यहीं पे दोस्तों क्या होता है कि बीजापुर के जो शासक होते हैं, बीजापुर का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर का शासक जो था यूसुफ आदिल शाह, उससे इन्होंने क्या कर लिया? गोवा छीन लिया। क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया। तो ये पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। और दोस्तों हमें पता है जब इन्होंने गोवा छीना तो कोचीन के बाद इन्होंने अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई वो कौन सा था? गोवा था। कौन सा था? गोवा था। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कोचीन के बाद इन्होंने जो अपनी सेकंड राजधानी किसको बनाई? गोवा को बनाई। और किसको पराजित करके? यूसुफ आदिल शाह से। मतलब यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना और गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। अब यूसुफ आदिल शाह से दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझिएगा कि यूसुफ आदिल शाह ने ही बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। ध्यान समझिएगा, यूसुफ आदिल शाह ने क्या किया था? बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अल्बुकर्क है ना, ये जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क जो है ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का समकालीन शासक था। यानी जिस समय विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे उस समय ये भी क्या था? ये भी उस शासन कर रहा था। तो कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि देखिए शासन नहीं कर रहा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्बुकर्क जो था वो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का बिल्कुल समकालीन था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि जो अल्बुकर्क था वो क्या हुआ, यानी जो भारत में आने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्बुकर्क था ये गोवा में ही मरा था। कौन? अल्बुकर्क कहाँ मरा था? गोवा में ही इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह द्वारा क्या किया था? गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, और जो अल्बुकर्क था वो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का बिल्कुल क्या था? समकालीन था। ठीक है, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गोवा में ही हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं व्यापारिक कोठियाँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक कोठियाँ क्या थी पुर्तगालियों की। व्यापारिक कोठियाँ क्या होती है सर? देखिए क्योंकि भाई व्यापार करेंगे ना, तो व्यापार करेंगे उनके लिए एक फिक्स स्थान होना चाहिए जहाँ से वो अपना क्या करें, अपने सामान का आयात और निर्यात कर सकें, यानी खरीद और बेच सकें। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने स्थापित की वो कोचीन में। कहाँ पे सर? कोचीन में। तो पहली व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने कोचीन में 1503 में स्थापित की। उसके बाद इन्होंने कालीकट में, और फिर उसके बाद गोवा, फिर मसूलीपट्टनम, फिर मद्रास, और फिर सबसे लास्ट में दोस्तों इन्होंने हुगली में स्थापित की थी। तो आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। एक तो सबसे पहला कोचीन में जो कि 1503 में था, दूसरा हुगली में, मतलब सबसे अंतिम वाला कौन सा? हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और ये कहाँ पे? 1580 में इन्होंने स्थापित की थी। और किसकी अनुमति से? इन्होंने अकबर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? अकबर की अनुमति से। तो 1580 में इन्होंने अकबर की अनुमति से हुगली में इन्होंने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। अब देखिए चूंकि आप एग्जाम दे रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपका डी ग्रेड का एग्जाम है, क्वेश्चन आपसे सीधे क्रम पूछ लेता है कि भाई क्रम मिलाइए, और क्रम पूछेगा तो कैसे आप याद रखेंगे? देखिए कोचीन हमें पता है पहले का आता है, तो कोचीन और कालीकट का आता है, का के बाद आपका खा फिर गा आता है, तो उसके बाद गोवा, गा के बाद उसके लास्ट में माँ वर्णमाला आता है, तो उसके बाद मसूलीपट्टनम और मद्रास, और सबसे लास्ट में आपका हा आता है तो हुगली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्णमाला क्रम देखिए जिस हिसाब से उसका क्रम है उस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो कोचीन, कालीकट, गोवा, मसूलीपट्टनम, मद्रास, हुगली। ठीक है,
और दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भारत से आखिरी सबसे आखिरी में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली ही थे, मैंने आपको बताया। इन्होंने 1961 में गोवा और दमन दीव छोड़कर ये क्या करते चले जाते हैं? 1961 में गोवा और दमन दीव को छोड़कर ये चले जाते हैं। कौन? पुर्तगाली। ठीक है, तो व्यापारिक कोठियों के बारे में बात हो गई। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज़ थी पुर्तगालियों के बारे में। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन आंसर दोस्तों करते हैं। देखिए इससे क्या होगा, सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ा है तो चीज़ें आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप खुद से करते हैं तो दोस्तों आई होप कि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो वास्को डी गामा की जब मृत्यु की बात आएगी तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में। कहाँ हुई थी? कोचीन में। ठीक है, तो वास्को डी गामा मृत्यु कोचीन में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोठी कहाँ स्थापित की? तो इन्होंने पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? तो सबको पता है, मैंने आपको बताया भी कि इन्होंने सबसे पहले अपनी कोठी जो थी वो कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ पे? कोचीन में। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी कहाँ पे? कोचीन में स्थापित की थी। ठीक है, कब? 1503 में स्थापित की थी। तो कब हो सकता है पूछ ले, नहीं भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय का समकालीन कौन था? तो कृष्णदेव राय, तो हमने आपको बताया कि कृष्णदेव राय का जो समकालीन था वो कौन था? अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही था दोस्तों जो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? मैंने आपको बताया कि गोल गुंबज का निर्माण जो था जो बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था उसी ने करवाया था। कौन? यूसुफ आदिल शाह। अगला है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो आपका था अल्बुकर्क। कौन था? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली में, ये देखिए हुबली लिखा है ना, हुगली है। क्या है? हुगली है। ठीक है, समझिएगा। हुगली में पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी कब खुली? तो मैंने आपको बताया था कि जो हुगली था वो पुर्तगालियों का सबसे अंतिम व्यापारिक कोठी था, मतलब सबसे लास्ट वाला था। और कब था? 1580 में। तो इन्होंने 1580 में इन्होंने खोला था। कब खोला था? 1580 में। ठीक है, अगला है पुर्तगाली भारत से कब गए? तो अभी मैंने बताया 61 में पुर्तगाली के यहाँ भारत से दमन दीव और गोवा को छोड़कर ये चले जाते हैं। नेक्स्ट है बार्थोलोमियो डियाज जो था इसने किसकी खोज की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज जो था उसने किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका में, मैंने बताया जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, महत्वपूर्ण द्वीप था जहाँ से लोग भारत आते थे। तो बार्थोलोमियो डियाज ने किसकी तो खोज की? केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा द्वीप की खोज की। अगला है कोचीन में व्यापारिक कोठी कब खुली? तो कोचीन में व्यापारिक कोठी हमने देखा कि पुर्तगालियों ने सबसे पहली जो व्यापारिक कोठी खोली थी सबसे प्रथम बार, वो कहाँ पे खोला था? कोचीन में ही, जो कि किस सन में था दोस्तों? 1503 में। कब था? 1503 में। ठीक है, तो ये था दोस्तों जो पॉइंट पुर्तगालियों का आगमन जो मैंने आपको बताया। यानी यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं से भी पूछ ले, आप मिस नहीं करोगे, सारा क्वेश्चन करके आओगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और चैनल को आप हमारे फॉलो कीजिए, यानी आप बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।